हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों को जो करवाने के लिए जा रही हूँ, मैंने एक छोटा सा टेस्ट पेपर बनाया है और इसमें मैंने मिले जुले क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ये मैंने जो इसका सिलेबस है एलटी का उसके हिसाब से है। जैसे फॉर्मल लेटर है उसके क्वेश्चंस लिए हैं, एक लिटरेरी टर्म है प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड उसके लिए हैं। तो आज एक छोटा सा टेस्ट पेपर है विद एक्सप्लेनेशंस, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं और देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर शी मूव टू मुंबई। तो इसमें आपको जैसे ये ना एक्चुअली जब 2018 वाला पेपर हुआ था तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस भी आए थे कि कैसे जो है वो मतलब आपको टेंस का आइडेंटिफाई करना था। तो भाई अभी आपको जो है वो भी पता होना चाहिए और टेंसेस तो आपके अच्छे होने ही चाहिए कि लिखने के लिए भी। तो आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर शी मूव टू मुंबई। तो यहाँ पे हैड बीन लिविंग आ रहा है और पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो भाई देखो जब भी फॉर या सिंस आता है तो परफेक्ट टेंस होता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और क्योंकि जब जो वर्ब्स जो होते हैं, जो डायनेमिक वर्ब्स होते हैं, उनके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं और उसमें से भी ये क्या है, वर्ब जो है वो पास्ट में है। सो द आंसर इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या रीजन है इसका? क्योंकि इसमें फॉर जो है वो यूज हुआ है। जब ये टाइम बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं, टाइम बताने वाले वर्ड्स जो यूज होते हैं, तो वहां पर ही और पास्ट में वर्ब है तो आपका है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी। अब उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Identify the tense of this sentence. They will have completed the project by next week. Future continuous, future perfect, present perfect या past perfect। सबसे पहले आपको एक चीज ये मैं बताऊं कि अगर by प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर दिया हुआ हो, बाय प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर हो, तो उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगता है। याद रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। यहाँ पे बाय प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर दिया हुआ है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो है आपका दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कहा कि वो अपनी डिग्री 2025-30 तक कंप्लीट कर लेगा। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन बाय 2030। ही राइट्स टू हिज पेरेंट्स एवरी संडे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये एक रेगुलर जो एक्शन है उसे बता रहा है। और जो टेंस रेगुलर एक्शन को बताए, कोई हैबिट बताए, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताए, तो वो टेंस कौन सा होता है? दैट इज सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो यूनिवर्सल जो फिनोमिना होता है उसके बारे में बताता है, फ्यूचर में होने वाला कोई फिक्स्ड जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी, जो हर साल उसी समय होता है, या कोई फ्यूचर का फिक्स प्रोग्राम होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। उसके बाद अब हमारे ये क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको सबसे पहले, ये एक लिटरेरी टर्म है, अगर आप लोगों ने सुन रखा हो, प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी।
तो जो ये प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड है, ये एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स थे। ये ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स और क्रिटिक्स थे। इन्होंने ये जो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड जो ये ग्रुप फॉर्म किया था, एक्चुअली ये एक ग्रुप था और ये जो है 1848 में बना था। ग्रुप्स तभी बनते हैं जब समान मानसिकता के लोग एक साथ आते हैं और वो अपने विचारों को रखते हैं। जैसे अब समान मानसिकता के सभी लोग जो हैं वो टेलीग्राम पर मिलते हैं और अपनी अपने विचार जो हैं वो प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आज का जो ग्रुप फॉर्म करने का, पहले जो हुआ करता था लोग ऐसे ही मिलके किसी क्लब वगैरह में जो है अपना ग्रुप फॉर्म किया करते थे, और अब लोग मिलते नहीं, देखते नहीं, लेकिन सारे जो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं आजकल का सबसे बढ़िया जो वो चल रहा है वो टेलीग्राम होता है। तो आप ये मान के चलिए कि उस समय का टेलीग्राम था। ये प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड जो है ये एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स और क्रिटिक्स थे। और मैं क्रिटिक्स वर्ड पे जोर देना चाहूंगी, क्रिटिक्स थे 1848 में। इनका एक ही काम था कि इनका मानना था कि जो आर्ट है, यानी कि जो 19th सेंचुरी की आर्ट है, उसमें जो एकेडमिक स्टाइल्स हैं उनका मानना था कि जो इस समय आर्ट है वो आर्ट नहीं है, क्योंकि ये रॉयल एकेडमी के द्वारा इसको जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। और बेसिकली उनका मानना ये था कि 19th सेंचुरी की जो आर्ट है वो रेफेल से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और हाई रेनेसांस से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अगर आपने हाई रेनेसांस का नाम सुना हो, अभी एक उस पे जो है एक इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगी। अगर आप लोगों ने, एक वेब सीरीज आई है मंडला मर्डर्स आई है, और उसमें जो है ना वो उन्होंने यही चीज हाई रेनेसांस का एग्जांपल उसमें दिया हुआ भी है। वो एक परफेक्ट मैन का एग्जांपल दिया है, और परफेक्ट मैन का पानी पानी दे दे, ये पानी दे दी बेटा। हाँ जी, तो मैं बता रही थी आपको कि मंडला मर्डर्स में आपका परफेक्ट मैन का जो है वो उन्होंने एग्जाम्पल जो है वो दिया है, और मैं उसमें वो है भी जो है अ, इसको जो है वो कहा जाता है, उन्होंने उसमें बताया है कि वो लोग एक परफेक्ट आदमी की जो है वो तलाश कर रहे हैं, और ये ना डाविंची के द्वारा है, द विट्रूवियन मैन करके है, द परफेक्ट, जो परफेक्ट मैन है। तो उसमें ना एक कॉन्सेप्ट है, वो हाई रेनेसांस का एग्जाम्पल है कि किस तरीके का सिर होना चाहिए। उसमें उन्होंने ना पैरेलल जो स्ट्रक्चर वगैरह भी बनाया है। विट्रूवियन, द विट्रूवियन मैन कहा जाता है। तो हाई रेनेसांस का वो एग्जाम्पल है। तो बात ये होती है कि हाई रेनेसांस के, उन्होंने कहा कि जो 19th सेंचुरी की आर्ट है वो बहुत ज्यादा हाई रेनेसांस से प्रभावित है, और ये जो है रैफल से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो उन्होंने कहा कि ये ना उन्होंने इसलिए नाम रखा कि हम रेफल से पहले जिस तरीके के लोग जो हैं वो बनाया करते थे, जो आर्ट का फॉर्म था, हम उसे रखेंगे। तो उन्होंने कहा प्रेफरिंग द डिटेल, इंटेंस कलर्स एंड कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशंस ऑफ अर्ली रेनेसां, कि जब रेनेसांस की शुरुआत हुई थी तब जिस तरीके के वर्क किए जाते थे हम उस वर्क को फॉलो करेंगे। तो की पॉइंट्स इसमें क्या हुए कि 1848 में ये ग्रुप बना, और ये ग्रुप जो है ये रैफेल के को जो फॉलो किया जाता था 19th सेंचुरी में, उससे कहा कि भाई हम हाई रेनेसांस को फॉलो नहीं करेंगे, हम जो रेनेसांस से पहले वाला पार्ट है, जो मतलब की जो अर्ली रेनेसांस आर्ट थी, हम उसको फॉलो करेंगे। और जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया हाई रेनेसांस का एग्जांपल, अगर आपको देखना हो तो जो परफेक्ट मैन मैंने अभी आपको बताया दा विंची का है, द परफेक्ट मैन, विट्रूवियन मैन जिसे कहा जाता है। तो उसको आप देख भी सकते हैं कि दैट इज द एग्जांपल ऑफ हाई रेनेसां। और अगर हम प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड की बात करें तो की फैक्ट्स देखिए इसमें। 1848 में लंदन में जो है ये ग्रुप बनाया गया। इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो थे विलियम होलमैन हंट, दांते गैब्रियल रोजेटी, जॉन एवरेट एंड मिलेस, जॉन एवरेट मिलेस जो है ये थे। और बाकी और मेंबर्स भी थे, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफेंस, थॉमस मूलनर, विलियम माइकल रोजेटी। और इसका इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंसेस मिडिवल आर्ट, अर्ली रेनेसांस पेंटर्स, ये किससे प्रभावित थे? ये जो है फ्रा एंजेलिको से प्रभावित थे, और ये लोग
रैफेल के स्टाइल को बिल्कुल उन्होंने कह दिया था कि हम इसे मानेंगे ही नहीं। और इनका मोटो जो था वो था ट्रूथ टू नेचर, कि भाई जो जैसी नेचर है ना विद फ्लॉज एक्सेप्ट इट, फिल्टर मत लगाओ, बैक ट्रूथ टू नेचर, जैसा नेचर ने बनाया है वैसा ही उसको पोर्ट्रे करो। तो ये दे वर द एडवोकेट्स ऑफ रियलिज्म एंड नेचर इन द आर्ट। तो अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम बात करें प्री रेफेलाइट आर्ट की, तो इनके जो थे ये विविड जो है डिफरेंट कलर्स और डिटेल्ड रियलिज्म का यूज करते थे। प्रतीकात्मकता इनके वर्क्स में देखने को मिलती है, और लिटरेचर, मैथोलॉजी, रिलीजन, मिडिवल रोमांसेस से प्रभावित होकर इन्होंने वर्क्स जो हैं वो लिए हैं। मॉरल और स्पिरिचुअल मैसेजेस जो है वो देते थे अपनी आर्ट के थ्रू। इनका एक एम था स्ट्रॉन्ग मॉरल और स्पिरिचुअल मैसेजेस देना। और विमेन जो है एक आइडियलाइज्ड फिगर्स के रूप में इन्होंने दिखाई है। और अगर J.E. मिलेस का देखें ऑफिलिया, दांते गैब्रियल रोसेटी का बहुत ही फेमस वर्क है दैट इज द ब्लेस्ड डेमोजेल। और विलियम होलमैन हंट का है द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, द अवेकनिंग कॉन्शियस, ये उनका वर्क है। तो चलिए अब इसके बाद हम इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following articles was which of the following artists was not a founding member of the pre-Raphaelite brotherhood? तो अब आप इसको देखिए, फाउंडिंग मेंबर पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन सा मेंबर नहीं है, फाउंडिंग मेंबर कौन सा नहीं है। तो इसमें ये है, देखो ए है दांते गैब्रियल रोसेटी, विलियम होलमैन हंट, एडवर्ड बर्न जोन्स या जॉन एवरेट मिलर्स। तो ये देखो भाई, बात ये है कि जो फाउंडर्स हैं वो ए है, बी है और डी है। एडवर्ड बर्न भी इसके मेंबर हैं, बट ही जॉइंड द ग्रुप लेटर, उन्होंने बाद में इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। What was the main aim of the Pre-Raphaelite Brotherhood when it was formed in 1848? To promote abstract expressionism, to return to the artistic style before Raphael, to imitate Renaissance art, to support the Industrial Revolution. तो भाई 1848 में जब ये फॉर्म हुआ तो इनका मानना ये था हम हाई रेनेसांस को नहीं, जो अर्ली रेनेसांस था हम उसको फॉलो करेंगे, हम रैफेल को नहीं फॉलो करेंगे, रैफेल से पहले। तो इसका था टू रिटर्न टू द आर्टिस्टिक स्टाइल बिफोर रैफेल। द जर्नल द जर्म वॉज पब्लिश बाय द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड टू। इनका एक जर्नल भी था जिसके थ्रू ये अपने आइडियाज को जो है वो अपने आइडियाज को बताया करते थे। उस जर्नल का नाम था जर्म। तो ये है किस लिए था? प्रमोट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, स्प्रेड देयर आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी आइडियाज, क्रिटिक द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या पब्लिश विक्टोरियन सटायर। तो भाई बात यह है कि इन्होंने जर्म जो निकाला था अपना, जो इनका जर्नल था, टू स्प्रेड देयर आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी आइडियाज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने कुछ फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जो है वो मैं पहले आपको बता दूं, फिर उसके बाद आप लोगों को, सबसे आपको पता होगा कि इसमें ना फॉर्मल लेटर क्या बारे में है। फॉर्मल लेटर, लेटर मतलब लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग है, और हो सकता है इससे संबंधित जो है वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछ लें, डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव से पहले तो भाई ऑब्जेक्टिव को करना पड़ेगा ना। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बता रही हूँ मैं आपको। फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले नंबर पे लगाते हैं सेंडर्स एड्रेस, दैट इज सेंडर्स एड्रेस। अब ये जो सेंडर्स एड्रेस होता है ना, यहां पर इसमें याद रखना है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, नो कॉमर्स, नो पंचुएशन। ठीक, सेंडर्स एड्रेस। फिर दूसरे नंबर पे डलती है डेट। जैसे आज है भाई 6 अगस्त 2025, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे, नो एब्रीवेशंस।
कॉमा भी मत लगाओ क्योंकि यही फॉर्मेट है। अब तीसरे नंबर पे लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। इसमें क्या करते हैं, एक लाइन जो है वो उसके बाद छोड़ देते हैं, लीव अ लाइन आफ्टर डेट। उसके बाद अब यहां पर ये देखिए, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, नो कॉमा नो पंचुएशन। फिर डेट है, डेट जो आप लिखते हैं उसके ठीक नीचे डेट लिखते हैं। डेट के लिए फुल डेट लिखी जाती है, एब्रीवेशन नहीं, ऐसे नहीं 6/8/2025 लिख दिया। फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखने के लिए लीव अ लाइन आफ्टर द डेट, डेट के बाद एक लाइन छोड़ी जाती है। सब लेफ्ट हैंड जो है टॉप लेफ्ट, मतलब लेफ्ट कॉर्नर पे ही चलता है। अब उसके बाद लेफ्ट पे ही चल रहा है तो मुझको पेज बदलना पड़ा। अब उसके बाद है सब्जेक्ट लाइन, ये भी हमारा जो है वो लेफ्ट उस पे ही चलता है, सब्जेक्ट लाइन। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। अब ये सैल्यूटेशन जो होता है ना, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लिखें। तो इसमें हम लोग जो लिखते हैं, जो हमारा फॉर्मल होता है ना, वो होता है डियर सर, या जो है हम यहाँ पर मैडम करके लिखते हैं। डियर यहाँ पे कहीं से कहीं तक भी ये इनफॉर्मल नहीं है या किसी के प्रति प्रेम प्रदर्शन नहीं हो रहा है, प्योर फॉर्मल वे में लिखने का तरीका है डियर सर या ऑब्लिक मैडम, ठीक है। और उसके बाद आती है बॉडी ऑफ द लेटर। और ये जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है, इसमें आपको क्या करना होता है कि इसमें आप पैराग्राफ बनाकर बिल्कुल लिख सकते हैं। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, 3 जो है वो पैराग्राफ बनाइए। सबसे पहले वाले पैराग्राफ में स्टेट द पर्पस, सेकंड वाले में प्रोवाइड डिटेल्स, मतलब टू द पॉइंट होता है ये, इसमें आलतू फालतू डिटेल्स नहीं लिखी जाती, प्रोवाइड डिटेल्स, ठीक है। और उसके बाद है कंक्लूड। तो ये इस तरीके से होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं, वो ऑप्शनल भी रहती है। फिर सैल्यूटेशन जिसमें बिल्कुल डियर सर या मैम जो है वो चलता है, उसके बाद कॉमा भी लगाया जाता है। और बॉडी ऑफ द लेटर पैराग्राफ 1, 2, 3, सबसे पहले में स्टेट द पर्पस इन अ लाइन, आफ्टरवर्ड्स प्रोवाइड डिटेल्स व्हाट यू वांट, एंड इन द लास्ट पैराग्राफ जस्ट कंक्लूड द लेटर। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये नंबर हुआ 7, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब इसमें भी लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई यहाँ पर हम लिखेंगे क्या। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में होता है, अगर पहले लिख देते हैं योर्स, इसमें भी ध्यान रखना होता है कि योर्स फेथफुली लिखें कि योर्स सिंसियरली लिखे, और योर्स लिखिएगा, अपोस्ट्रोफी मत लगा दीजिएगा, योर्स सिंसियरली। और इसमें ये होता है, यहाँ पे योर्स फेथफुली इफ यू डोंट नो द नेम, और इफ यू नो द नेम तो ये योर्स फेथफुली एंड योर्स सिंसियरली का। एंड द लास्ट वन इज सिग्नेचर, 8th वन इज सिग्नेचर। उसमें एक थोड़ा सा गैप छोड़ना पड़ता है, और या आप अगर प्रिंटेड फॉर्म है तो, नहीं तो आप यहाँ पर खाली जो है सिग्नेचर जो आप करेंगे तो आप पूरा नाम लिखिए अपना, और फुल नेम, और उसके ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए अपने सिग्नेचर के लिए, ठीक है। और कोई डेजिग्नेशन हो तो डेजिग्नेशन जो है वो लिख दीजिए।
तो ये तरीका होता है फॉर्मल लेटर को लिखने का। फॉर्मल लेटर में क्या क्या जो होते हैं वो क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, ठीक है जी। तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले पहला है सेंडर्स एड्रेस, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, फिर डेट जस्ट उसके नीचे पूरी लिखते हैं, फिर तीसरे नंबर पे रिसीवर्स एड्रेस, फोर्थ नंबर सब्जेक्ट लाइन इट इज ऑप्शनल, फिफ्थ नंबर सैल्यूटेशन डियर सर मैडम इट इज कंप्लीटली फॉर्मल वे ऑफ एड्रेसिंग समवन। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर इट comprises 3 paragraphs. उसके बाद आता है complimentary close, yours faithfully when you know the name, and yours sincerely when you yours faithfully when you don't know the name, and yours sincerely when you know the name. फिर signature, ये 8 parts में ये हो जाता है। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन है, which of the following is the most appropriate salutation for a formal letter? Hi John, dear sir ma'am, hello friend, yours lovingly. तो आपको पता है ये सामने ही दिख रहा है एंड द आंसर इज डियर सर मैम। रिस्पेक्टेड वगैरह इसलिए भी नहीं लगाते क्योंकि देखो जो माना जाता है वो यही है कि सर मैम अपने आप में ही सम्मान सूचक शब्द है। What is the main purpose of a business letter? To express personal feelings, to share family news, to communicate professional or commercial information, to invite someone to a birthday party. सामने ही दिख रहा है कि अगर बिजनेस लेटर है तो आप बिजनेस लेटर में किसी बिजनेस की सूचना के बारे आदान प्रदान करेंगे। Which of the following is a key feature of an informal letter? Use of technical jargons, polite and distant tone, conversational and personal tone, use of passive voice throughout the letter. तो देखो इनमें से जो इनफॉर्मल लेटर का की फीचर है वो है कॉन्वर्सेशनल एंड पर्सनल टोन। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें आप कभी भी पर्सनल टोन यूज नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल होता है। What should you write at the end of a formal letter? Love, cheers, yours sincerely, yours faithfully. तो यही आपका है yours sincerely and yours faithfully, जो मैंने अंतर भी आपको बता दिया है कि when you don't know the name and when you know the name. In which type of letter would you most likely include the phrase I hope you are doing well? Complaint letter, cover letter, इनफॉर्मल लेटर टू अ फ्रेंड, लेटर टू अ बैंक मैनेजर। तो वो है आपका इनफॉर्मल लेटर टू अ फ्रेंड। ओनली इन दैट लेटर यू आस्क आई होप यू आर इन योर पिंक हेल्थ, ये पूछा जाता है। तो ये था आज का, और इसे बताते बताते ऐड करना मैं भूल गई, और जो है कंटिन्यूसली अब कोई देखेगा नहीं तो ऐड करके करूँ क्या, ठीक है अब बाद में कर लूँगी। वैसे अगर आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप पता हो तो इंग्लिश सूत्रा के ऐप पे आप एलटी के बैचेस चल रहे हैं, वहां पर आप देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 7895937388 पे। मतलब इतनी पागल हूं मैं कि मेरे को लगा था बीच में ऐड कर दूं, नहीं करा मैंने। चलिए बाय बाय। अगर देखिए ये एक और चीज मैं आप लोग कहूंगी, ये ना छोटे छोटे से पेपर्स हैं यहाँ पर। मैं मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं मैं सीक्वेंशियली नहीं पढ़ाती। भाई सीक्वेंशियली इसलिए नहीं पढ़ाती क्योंकि मैंने एलटी का बैच कोई मैंने यूट्यूब पे नहीं चला रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है एक कंटेंट इस तरीके से दे रही हूँ लोगों को समझाने के लिए। आप मेरी बात को समझिए। बात ये होती है कि हम बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन लोग फिल्टर बहुत लगा देते हैं, वो उतना ही सुनते हैं जितना उन्हें सुनना होता है। बेसिकली इस चीज से आप यूज करके इसमें अपना आप ये पता लगा सकते हैं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ठीक है जी, चीजें सबके पास होती हैं, बस समझना आना चाहिए। बुक्स की अवेलेबल सब जगह हैं, नेट सबको अवेलेबल है, समझना आना चाहिए और वो काम मैं करती हूँ समझाने का।